वेलकम टू लर्न विद रंधावा। जी तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम्स? बहुत से स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है 10th क्लास के। उनको भी बेस्ट ऑफ लक। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनका एग्ज़ाम कल स्टार्ट होगा, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। इससे पहले कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, ताकि आपकी जो है वो एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेने का एक चांस ज़्यादा हो जाए। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स घर आते हैं, आकर कहते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ। अम्मी ने पूछा, अब्बू ने पूछा, भाई ने पूछा, बहन ने पूछा कैसा हुआ एग्ज़ाम? बहुत आउट क्लास, बहुत आसान पेपर था, बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया मैंने। लेकिन होता क्या है, जब आपका आता है रिज़ल्ट, तो आपने जितना बहुत अच्छा लंबा करके कहा होता है, वैसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या होती है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग कर जाते हैं। तो आइए उन्हीं को देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान। सबसे पहली चीज़, चेक योर बिलोंगिंग्स बिफोर लीविंग योर हाउस। इससे पहले कि आप घर से निकलें, अपनी सारी चीज़ें चेक कर लें। अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो क्या आपके पास कैलकुलेटर है, क्या आपके पास ज्योमेट्री है, या नॉर्मल रूटीन की चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में शामिल होनी है, आपका स्केल, पेंसिल, पेन, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़नी है, वो आपके पास होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप किसी और से मांगें, उसका भी टाइम वेस्ट करें, अपना भी करें, और दूसरा एक जो वहाँ पर आपके इन्विजिलेटर होगा, सुपरिटेंडेंट होगी, वो क्या समझते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि आप शायद चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। सो इससे पहले कि आप अपने घर से कदम बाहर रखें, एक दफ़ा फिर अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लें। दूसरी चीज़, ऑलवेज़ रीच बिफोर टाइम एट एग्ज़ामिनेशन सेंटर। जहाँ पर आपको पेपर देने के लिए जाना है, वहाँ पर टाइम से पहले पहुँचें। ऐसा नहीं है कि पेपर स्टार्ट हो गया और आप 10 मिनट बाद पहुँच रहे हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रास्ते में, आपको बहुत ट्रैफिक मिल सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसे की वजह से जो है वो रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, 100 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ पर मत रहें कि मेरा घर एग्ज़ामिनेशन सेंटर से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, 2 बजे पेपर है और मैं 1:45 घर से निकलूँगा। आपको उस हिसाब से निकलना है कि 15-20 मिनट का आप ट्रैफिक मार्जिन ज़हन में रखें। बेशक आप बहुत साफ रोड पर रहते हो, आपको पता हो कि यहाँ रश नहीं होगा, लेकिन नहीं, किसी किस्म का रिस्क मत लें। नतीजा क्या होता है कि आप जब लेट होते हैं, तो पूरा रास्ता भी आप जब टाइम देखते जाते हैं, तो टेंशन होती जाती है, आपका माइंड जो है वो वो ख़राब होता जाता है। आपकी सोचें जो हैं वो सिर्फ टाइम पे चली जाती हैं कि मैं लेट हूँ, मैं कैसे पहुँचूँ। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचते हैं तो हो सकता है सुपरटेंडेंट आप ज़्यादा लेट हो जाएं, सुपरटेंडेंट आपको बैठना ही अलाउ ना करिए। अगर कर दे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो चुका हो, फिर आपको वहाँ पहुँच कर अगर सुपरटेंडेंट की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि वो आपको बैठना अलाउ कर दे, वहाँ आपका मज़ीद टाइम वेस्ट होगा। पॉसिबल है वो आपको बिठा ले, पॉसिबल है कि वो आपको ना बिठाए। और आपने जितनी टेंशन ये रास्ते में ली है, या सुपरिटेंडेंट से मिन्नतें करने में जो आपने टाइम लगाया है, उसका नतीजा क्या होता है, आप टोटली अपने पेपर को भूल जाते हैं टेंशन में। और फिर उसके बाद फिर आपको टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया, मेरे पास अब कम टाइम है, काम ज़्यादा है और टाइम कम है। तो इस अफरा तफरी में हम अपने पेपर का बहुत हिस्सा ख़राब कर बैठते हैं, बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद। सो हमेशा टाइम से पहले सेंटर में पहुंच जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर विद यू एक्सेप्ट योर रोल नंबर स्लिप। अपनी रोल नंबर स्लिप के अलावा कोई फालतू चीज़ अपने पास ना रखें, किसी भी किस्म का कागज़। बाज़-औक़ात क्या होता है, स्टूडेंट्स ज्योमेट्री बॉक्स में कल जो पेपर हुआ होता है उसको ज्योमेट्री बॉक्स में रखा होता है और भूल जाते हैं, या घर में प्रैक्टिस करते करते गलती से कोई पेपर आपकी जो है वो पॉकेट में या जैकेट में या ज्योमेट्री बॉक्स में रह जाता है। तो गलती से भी आपके इन्विजिलेटर की या सुपरिटेंडेंट की उस पर नज़र पड़ गई, बेशक आप चिटिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो फालतू पेपर आपको चिटिंग के ज़मरे में लेकर आ सकता है कि स्टूडेंट घर से चिटिंग लेकर आया।
तो होता क्या है, डिपेंड करता है सुपरिटेंडेंट पे, या तो वो आप पे FIR भी कटवा सकता है, उसके इख्तियार में होता है, ठीक है। लिहाजा ये भी चेक कर लें कि आपके पास कोई फालतू पेपर ना हो। चेक योर रोल नंबर ट्वाइस बिफोर सिटिंग। सीट पर आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं जहाँ आपको बैठना होता है, तो सीट पर बैठने से पहले बार बार 2-3 बार अपना रोल नंबर चेक कर लें कि आप सही जगह पर बैठ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बैठे हुए हैं, आपने वहाँ बैठकर पेपर शुरू कर दिया और उस सीट पर जो बच्चा बैठा है वो 10 मिनट लेट आ रहा है, और फिर वो आएगा, वो कहेगा मेरी सीट है, आपको उठना है वहाँ से। नतीजा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप दोबारा से अपनी सीट ढूंढना शुरू करेंगे। तो बार बार कंफर्मेशन के बाद अपनी जगह पर बैठें। जब आप पहुंच के एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच के घर से निकलने से पहले आपने अपनी चीज़ें भी सारी चेक कर ली, आपने ये भी इत्मीनान कर लिया कि आपके पास कोई फ़ालतू शीट, कोई फ़ालतू पेपर नहीं है, आप ठीक जगह पर भी बैठ गए, तो फिर बारी आती है कि आपको इन्विजिलेटर देगा आंसर शीट। ये एग्ज़ाम्पल है, इसी तरह की शीट होती है। वहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर टॉप पर होती है आपकी डेट लिखने की जगह, वहाँ पर आप डेट लिखेंगे। सबसे पहले डेट है, फिर मंथ है, और फिर ईयर है। जैसे कल जिनका पेपर है वो उनकी डेट होगी 30/07/2021। इसी तरह से यहाँ पर इस जगह पर आप ऊपर रोल नंबर लिखेंगे और फिर उसी को नीचे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर ये कॉलम है जी पेपर कोड का। पेपर कोड क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, MCQ क्वेश्चन पेपर की बात मैं कर रही हूँ, तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर टॉप पर एक पेपर कोड लिखा होता है। मोस्टली पिंडी बोर्ड की अगर हम बात करें तो 4 तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और सबका एक कोड होता है 4 डिजिट्स का। तो वो कोड आपने लाजमी लिखना है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से आपके MCQs चेक होंगे। अगर आप वो कोड नहीं लिखते तो एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा पेपर दिया गया था। तो आपके एग्ज़ामिनर पर डिपेंड करता है, मुमकिन है वो आपके सारे MCQs गलत कर दे। लिहाजा ये कोड लिखना आप नहीं भूलेंगे, ये इस जगह पर आपने अपना पेपर कोड लिखना है। कुछ बोर्ड्स में पेपर कोड की जगह यहाँ पर बनी होती है शीट के फ्रंट पर, और कुछ में शीट की बैक साइड पर बनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से हैं और कौन सी शीट आपको दी है, लेकिन पेपर कोड आपको हर हाल में लिखना है। फिर ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इनको आपने अपने पढ़ लेना है लाजमी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नीचे फादर नेम आएगा और फिर आपके सिग्नेचर आ जाते हैं। ये साइड पर जो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डेट है, फिर उन्होंने लिखा हुआ है मैट्रिक है या इंटर है। अगर इंटर है तो आप इंटर का कॉलम फिल कर देंगे, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का कॉलम फिल कर देंगे। फिर पार्ट 1 या 2 से क्या मुराद है कि आप 9th में हैं तो पार्ट 1, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पार्ट 1, अगर आप 10th और सेकेंड ईयर में हैं तो पार्ट 2। फिर एनुअल है या सप्ली है। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो आप सप्ली के सामने सर्कल करेंगे, अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो आप एनुअल के सामने सर्कल करेंगे। और फिर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है या इवनिंग की है उसको सर्कल कर दें, और जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो नीचे लिख दें। ये है आपका शीट नंबर, ये हर शीट पर लाजमी लिखा होता है, इसको आपने पहले चेक कर लेना है। हर सूरत आपने शीट नंबर को चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस प्रिंट वगैरह तो नहीं है। अगर मिस प्रिंट है तो अपनी शीट आपको एक्सचेंज करवानी है अपने सुपरिटेंडेंट से या अपने इन्विजिलेटर से। क्यों? क्योंकि जब आपको अटेंडेंस शीट दी जाएगी तो वहाँ पर आपको अपने नाम के साथ साथ शीट का नंबर लिखना होता है। ये है पहली साइड आपकी शीट की, इसको आपने इस तरह से फिल करना है। उसके बाद आती है बैक साइड। सेंटर में सारे वाइट पेजेस लगे होंगे जिस पर आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा, और पहली साइड ये होगी और आखिरी साइड ये होगी। यहाँ पर क्या है, ये सर्कल्स जो हैं सारे, यहाँ पर आपने करना है MCQs का रिस्पॉन्स। मतलब सबसे पहले आपको हैंड ओवर किया जाएगा MCQ वाला पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर। फ़र्ज़ कर लें कि आपका फ़र्स्ट MCQ है और उसका ऑप्शन है B, तो आप पहले के सामने B वाले सर्कल को फिल कर देंगे। दूसरे का ऑप्शन है D, तो आप 2 के सामने D को फिल कर देंगे। इसी तरह से आप सारे फिल करेंगे और इस शीट के ऊपर इसको फिल करना लाजमी है। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसको सर्कल कर देते हैं, उसके ऊपर सारे MCQs को सर्कल कर देते हैं।
क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसको फिल नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके ऊपर आप बेशक ना करें, लेकिन इस शीट के ऊपर इनको अटैम्प्ट करना हर हाल में लाजमी है। यहाँ पर ये देखिए पेपर कोड का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आपको पेपर कोड भी हर सूरत में लिखना है। फ़र्ज़ कर लें कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास है 1 2 3 4, सेकंड स्टूडेंट के पास है 5 6 7 8, इसी तरह से थर्ड के पास, फोर्थ के पास। तो आपके पास जो भी पेपर आएगा, फ़र्ज़ करें कि आप फोर्थ पे बैठे हुए हैं, तो आपको अपना पेपर कोड यहाँ पर लिखना भी है और फिल भी करना है। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस नीचे वाले हिस्से को आपने नहीं छेड़ना। ये चेकर का पोर्शन है, एग्ज़ामिनर का पोर्शन है, वो चेक करके आपके मार्क्स लगाएगा और उसके वहाँ पर सिग्नेचर होंगे। शीट फिल आपने कर ली, यहाँ पर फर्स्ट पेज फिल कर लिया, यहाँ पर आपने MCQs शीट मिलने के बाद आपने पेपर फिल कर लिया। शीट के अंदर आपने क्या काम करना है? शीट के अंदर अगर आपको एग्ज़ामिनर को अपना पेपर एग्ज़ामिनर के लिए अट्रैक्टिव बनाना है कि वो आपके पेपर को अच्छे से चेक करे, तो आपके पेपर को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम से आंखों को अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए लगाएं मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइन आप 2 तरह से लगा सकते हैं। ज़रूर मार्जिन लाइंस लगाएं और मार्कर के साथ लगाएं। लेड पेंसिल या कोई और कलर यूज़ ना करें, ब्लू मार्कर यूज़ करें या ब्लैक मार्कर यूज़ करें। यहाँ पर 2 तरीके आपको बताए गए हैं। एक तो ये है कि आप चारों तरफ मार्जिन लाइन लगा दें, दूसरा 2 तरफ मार्जिन लाइन, एक ये और एक ये। वैसे जो मैं प्रेफर करती हूँ, जिसमें नीटनेस ज़रा ज़्यादा लगती है, वो होता है कि आप 4 साइडेड लाइन लगाएं, मार्जिन्स चारों तरफ लगाएं। अब शीट का काम हो गया मुकम्मल। अब आपको मिल गए MCQs, ठीक है। तो MCQs की अगर हम बात करें, तो एक ट्रिक जो आपने हमेशा याद रखनी है कि पहले वो MCQs फिल कर लें जो आपको आते हैं। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डोंट लीव एनी MCQ अनअटेम्प्टेड। कोई भी MCQ आपने खाली नहीं छोड़ना, भले वो आपको आता है या नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का, इंटर का, 9th का, फर्स्ट ईयर का, जिनका भी है एग्ज़ाम, आपके इस लेवल पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई तुक्का लगा दिया, जिसको हम कहते हैं तुक्का लगाना, कोई गेस लगा दिया और वो गेस आपका ठीक हो गया, तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपका गलत हो गया तब भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, अगर खाली छोड़ दिया तब भी कोई नंबर, तो फिर तुक्का लगाने में आपका जाता कुछ नहीं है। सो डोंट लीव एनी MCQ अनअटेम्प्टेड। कोई भी MCQ आपने खाली नहीं छोड़ना, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता, उसको आपने फिल करके आना है। उसके बाद आपको मिल गया जी सब्जेक्टिव पेपर। 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपसे MCQ पेपर वापस ले लिया जाएगा। शीट आपके पास है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके पास से वापस चला गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम कहते हैं जी एंड में चीटिंग करके MCQs कर लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके पास नहीं होगी। आपके आगे वाले का पेपर और है और पीछे वाले का पेपर और है, तो चीटिंग करके अपना पेपर ख़राब नहीं करना जो आपको आता है। ऐसा ना हो आप उसको भी ख़राब कर बैठें। अब आपके पास आएगा सब्जेक्टिव पेपर। उसमें आपने क्या करना है, इससे पहले कि आप लिखना शुरू करें, पेपर को पढ़ें अच्छे से, पूरे पेपर को पढ़ें। पेपर को जब आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो जाए, ओहो हो मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। पेपर को फिर से पढ़ लें। यू विल हैव, तो बहुत कुछ जो है आपके पास बेहतर हो जाएगा। जब आप 2 या 3 बार पेपर को पढ़ लेते हैं, यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। उसकी क्या रीज़न है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में जो चीज़ें पुरानी कहीं छुपी होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। फिर जब आप लिखना शुरू करते हैं फिर मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो पेपर को आपने केयरफुली, जो पहले 5-7 मिनट हैं वो आपने पेपर को पढ़ने में देने हैं। खोल ली हमने शीट, उस पर हमने लिखना शुरू किया। आपको पता है कि आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके सेक्शनिंग है।
पहला सेक्शन जो है आपका वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और दूसरा जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो MCQs है, दूसरा सेक्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, और थर्ड सेक्शन आपका डिटेल्ड क्वेश्चंस है या लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपने शीट पर जब काम शुरू किया तो जो भी आपका सेक्शन है उसको सेंटर में बड़ा बड़ा करके लिखें यहाँ पर। अब जो आपका सेक्शन 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, उसके भी आगे से 3 क्वेश्चंस हैं, उसकी मेन हेडिंग यहाँ पर दें जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अटैम्प्ट करने लगी हूँ, और वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। फिर अगर आप पहला कर रही हैं तो यहाँ पर पहला लिखें, फिर दूसरा गैप दे के लिखें, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस शीट को गौर से देखें कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। इसी तरह से जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, सेक्शन आपका सेम जा रहा है तो यहाँ पर आप बड़ा बड़ा लिख देंगे क्वेश्चन 3, फिर इसी तरह से नीचे शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर जो जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, क्वेश्चंस आपको मिक्स नहीं करने। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 2 के आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या सेक्शन 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने 3 में घुसा दिए, 4 में घुसा दिए, 4 के उठाकर आपने 1 में कर दिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसका नुकसान होता है उल्टा आपको। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर को परेशान कर देते हैं। तो जब आप एग्जामिनर को परेशान करेंगे तो वो भी तो आपको परेशान करेगा ना। लिहाजा कोशिश करें कि आप जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करें, उतना ही एग्जामिनर आपको फैसिलिटेट करेगा। जितना उसको पेपर चेक करने में आसानी होगी उतना वो आपको मार्क्स अच्छे देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीटनेस पे ख्याल रखें, अंदर कुछ लिखा होगा तो वो भी तभी कुछ मार्क्स देगा आपको। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के तीनों पार्ट आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह बड़ी सी हेडिंग देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, और फिर नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो वो लिखें, उसका पार्ट ए कर रहे हैं तो वो लिखें लाइक दिस। ऊपर हमने बड़ी सी हेडिंग दी लॉन्ग आंसर्स, फिर हमने ए पार्ट अगर हम कर रहे हैं वो लिखा, उसकी हेडिंग बड़ी सी दी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम सपोज कर रहे हैं। फिर सब हेडिंग्स लाजमी दें, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स के साथ आप काम कर सकते हैं उतना करें, बिल्कुल एक्स्ट्रा भी ना डाल दें। जैसे अब एंजाइम्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर प्रोटीन इन नेचर, तो आप हेडिंग दे सकते हैं नंबर 1 नेचर, नंबर 2 स्ट्रक्चर, जैसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर को फ़ौरन से पता चल जाएगा चेक करते हुए, अंदर वाला जुमला वो नहीं भी पढ़ेगा तो आपकी हेडिंग भी इसको बता देगी कि हाँ इसको प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उसको चेक करने में आसानी होगी, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इस तरह से आप अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब दौरान पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो क्या है, ऑलवेज़ कीप एन आई ऑन योर वॉच। घर से घड़ी ज़रूर लेकर जाएं, रेस्ट वॉच अपनी ज़रूर लेकर जाएं। बाज़ औक़ात कुछ सेंटर्स में घड़ियाँ नहीं भी लगी होती, कुछ में लगी होती हैं, कुछ में नहीं भी लगी होती, तो लिहाजा आपने अपनी वॉच साथ लेकर जानी है और अपना टाइम मेंटेन करना है, अपना टाइम बैलेंस करना है। शुरू में डिवाइड कर लें, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है, और साथ साथ टाइम देखते रहें। एक सवाल जो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पर्सनली पूछा, मैसेज कर करके मुझसे पूछा जा रहा था, वो था टीचर विच पेन शुड आई यूज़, कौन सा पेन इस्तेमाल करूँ, इंक पेन करूँ, बॉल पेन करूँ, क्या करूँ। तो उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चंस, हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स, डेट्स, डेफिनेशंस, इनको लिखने के लिए कट वाला ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। ब्लैक भी आप कर सकते हैं लेकिन ब्लू से ज़रा ज़्यादा नीटनेस आती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा, बॉल पॉइंट इज़ प्रेफर्ड, लेकिन क्यों? उस सूरत में अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वरना पॉइंटर पेन इस्तेमाल कर लें। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैंने फाउंटेन पेन यानी इंक पेन का जिक्र नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चेकिंग के दौरान या पेपर एक जगह से शिफ्ट करते या ऊपर कोई पानी गिर गया या कुछ, तो इंक पेन फ़ौरन से रेज़ हो जाता है। तो अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो बॉल पॉइंट यूज़ करें, और अगर अच्छी नहीं है तो पॉइंटर यूज़ कर लें। दूसरा, OMR शीट जो आपकी MCQs वाली शीट है, उसको आपके जो सर्कल्स आपको फिल करने हैं वो सिर्फ ब्लू या ब्लैक मार्कर से ही फिल करें। बाकी पेपर में भी मल्टीपल कलरिंग की यूज़ मत करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे ब्लू मार्कर यूज़ कर दिए, कहीं पे आपको अचानक से रेड मार्कर की याद आ गई, अचानक से आपको लगा मैं यहाँ पे ऑरेंज मार्कर से क्यों ना हेडिंग दे दूँ,
तो बहुत मेसी लगता है, बहुत गंदा लगता है वो, और बहुत चाइल्डिश लगता है। आपको एक मैच्योर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक टॉपर की तरह। पेपर अटेम्प्ट करते हुए नेसेसरी हेडिंग्स ज़रूर दें जहाँ पर उसकी ज़रूरत बनती है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम ज़रूर बनाएं, चाहे आपसे कहा गया या नहीं कहा गया, लेकिन अगर वहाँ पर डायग्राम बनती है तो ज़रूर बनाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेफ़्ट हैंडेड है। अब आप अपने अपने सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर बेंचेस दिए गए हैं, चेयर्स दी गई हैं, क्या उनके आर्म्स हैं, हैंड्स हैं उनके, तो ठीक है। कोशिश करें एहतियातन सभी अपने साथ क्लिपबोर्ड लेकर जाएं, नीट एंड क्लीन, जिस पे कुछ लिखा ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा, कुछ भी ऊपर ना लिख के लेके जाए। लेकिन अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो क्लिपबोर्ड अपने साथ लेकर जाना कभी मत भूलें। अगर तो आपके पास बेंच हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके पास चेयर हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। ये जो हम फजूल किस्म के लैंग्वेजेस अक्सर स्टूडेंट्स यूज़ कर देते हैं, अपनी इंग्लिश यूज़ कर देते हैं, SMS वाली लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, उसको कुछ अपना बयान करना है तो उसको समझ आ रही है, ख़ुद में समझ आ रही है, लेकिन अंग्रेज़ी में जुमला नहीं बनाया जा रहा, इंग्लिश सेंटेंस बनाना बहुत प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगा कि इंग्लिश भी लिखी नज़र आए, वो उसको SMS वाली लैंग्वेज में लिख देगा, HUM, हम। समझ आ रही है? ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करनी, स्लैंग आपने कभी नहीं करना। ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी काउंट होगी और आपके मार्क्स की डिडक्शन की तरफ लेकर जाएगी आपको। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, टीचर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए? तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि थोड़ी सी हमारी सेफ्टी हो जाएगी, तो ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग मत दे के आइएगा कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पार्ट 1 में अगर आपको 5 सवाल अटैम्प्ट करने का कहा गया और आप 6 कर देते हैं, तो छठे के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हेडिंग नहीं देनी है आपने। हाँ, छठा अटैम्प्ट ऐसे ही कर दें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको करना ही करना है, तो मैक्सिमम एक एक्स्ट्रा कर लें। वो भी डिपेंड करता है आपके एग्ज़ामिनर पे। समटाइम्स आखिरी सवाल को एग्ज़ामिनर काट देते हैं और उसको काउंट नहीं करते, और कुछ एग्ज़ामिनर्स मेरे जैसे वो चेक भी कर देते हैं। मोस्टली जब अगर मुझे चेक करना होता है तो मैं मार्क कर देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया तो फिर मैं भी क्रॉस कर देती हूँ। लिहाजा अगर आपको करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो तरीके से करें। एक तो आपने हेडिंग नहीं देनी, दूसरा सिर्फ कोशिश करें कि एक, और उसी पार्ट के नीचे। ऐसा नहीं कि आपने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एंड में जाकर काम कर दिया, एग्ज़ामिनर को ढूंढने में मुश्किल होगी और वो कहेगा कि ऊपर इसने खुद ही हेडिंग दे दी, और वो फ़ौरन से क्रॉस लगा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिव्यू योर पेपर। कोशिश करें कि अपना पेपर वर्क जो है वो 10 मिनट पहले ख़त्म कर लें गिवन टाइम से, ताकि आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लें, फिर चेक कर लें क्या कोई सवाल मिसिंग तो नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इसके मुताबिक पेपर अटैम्प्ट किया तो, और ख़ुद पढ़ कर भी गए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। इट्स टाइम फॉर एग्ज़ाम नाउ, सो वेरी गुड लक फॉर योर सक्सेस। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल थी तो लर्न विद रंधावा को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और उन दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ शेयर कर लें जिनके पेपर्स हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि ये उन तक भी पहुँचे और उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और उन जो स्टूडेंट्स के पेपर्स अभी होने हैं उनके लिए भी। और ये वीडियो हमेशा वैलिड रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, अगली लाइफ में भी। वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।